हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, यानी कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो यहाँ आपको बताना है खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, कह कि हरियाणवी, हिंदी, कौरवी या भारती। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या भी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कौरवी। ठीक है, तो ये जो है खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी का अंतर्गत। देखिए, हिंदी भाषा की पांच उपभाषाएं हैं, जिसमें है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, जिसका अन्य नाम है कौरवी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है किससे? सौर सेनी से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहने कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किसने कहा जाता है भी? तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, कहने कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ आपको बताना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। कहने कि वर्णमाला, शब्द भंडार, वर्ण समूह या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहते हैं। देखिए, ऐसे आपको परिभाषा पूछा गया है। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। तो आपको बताना है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कह रहे 7, 8, 6 या 9। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, 8 होते हैं। देखिए, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। तो कुल इनको जोड़ोगे तो आपके कितने हो गए? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है भी? तो आपका या है, या, रा, ला और वाह। ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाए। और ऊष्म व्यंजन कौन है? स, ख, स और हा। ठीक है, ये आपके 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन है और 4 ही अंतस्थ व्यंजन है। तो इन्हें पूरा टोटल आपको बता के बताना था। तो कितने? 8 हैं। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो आपको यहाँ बताना है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कहने कि माँ, झ, ग या ना। तो ऑप्शन नंबर कौन से है भाई? बी नंबर जो है आपका तालव्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, आपको याद रखना है के, टी, एम, डी और वी। ठीक है, तो के से आपको याद रखना है कंठ वर्ग, जिसमें का वर्ग आता है। टी से आपको ताल मतलब चा वर्ग आता है, जिसमें चा, छ, ज, झा यहाँ आएगा। और माँ मतलब मूर्धन्य मतलब टा वर्ग आएगा। डा मतलब दंत मतलब ता वर्ग आएगा। और वी मतलब ओष्ठ मतलब पा वर्ग आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो का से, के से कंठ वर्ग, टी से ताल वर्ग, माँ से मूर्धन्य, डी से दंत और वी से ओष्ठ मतलब पा वर्ग आएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन युग में त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, करें कि घृत, तो आपका तत्सम और उसका तद्भव घी आपका सही है। देखिए, ऊंट लिखे यहाँ, तो यहाँ पे आपका बी नंबर में आपका गलत है। तो देखिए, सही आपका क्या हो जाएगा? ऊष्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ आधा सा रहेगा, यहाँ उन्होंने नहीं लगाया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा हो जाएगा? बी नंबर में आपका देखिए त्रुटि बताना है। देखिए, त्वरित का तुरंत, तिक्त का तीता, तो आपका ये सही है। तो आपका कोने में त्रुटि है, आपका बी ऑप्शन में त्रुटि है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द के युग में त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें अभी आपको बताना है कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है। करें गोमय, गोबर, ये आपका सही है। क्षीर, खीर आपका ये सही है।
करें परयक पटरी और करें कि सपत्नी सौत, ये भी आपका सही है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए परयक, परयक आपका क्या होता है भाई, पतंग होता है, ठीक है, पतंग होता है। तो यहाँ पे आपका पटरी ना होकर क्या होगा, परयक, आपका परयक जो है तत्सम हो गया और पतंग जो है आपका क्या हो गया भाई, तद्भव हो गया। तो यहाँ पे आपका पटरी ना होकर यहाँ पर पतंग होगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें अगला करें सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ, करें अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबोधन कारक। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सीमा जो है कुत्ते से डरती है, इसका मतलब यहाँ पर सीमा और कुत्ते में क्या होगी, दूरी होगी, जिस कारण से यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अपादान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है। देखिए कारक जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं, इसमें से एक प्रश्न आपको श्योर मिलना है, तो इनके चिन्ह से कुछ प्रश्न जरूर आते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है भाई, ने होता है। कर्म का को, करण का से के द्वारा, ठीक है। संप्रदान का को के लिए, ठीक है, कारक चिन्ह होता है। अपादान का जानते हैं आप, से होता है। और संबंध का के की, ने अधिकरण का आप जानते हैं में पर कारक चिन्ह होता है। और संबोधन का हे अरे, ठीक है। तो इन चिन्हों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका कारक से जरूर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए भी। सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ए हे अरे किस में आता है, ये आपका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आप संबोधन कारक में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भी, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए संबोधन कारक का चिन्ह भी लगा है, तो आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, करें कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं वाला आपको यहाँ बतलाना है। सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पवन सुत बोलते हैं, विनायक देखिए मारुति नंदन भी कहते हैं, करें इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका यहाँ कौन नहीं है, आपका बी नंबर सही, मतलब यहाँ हनुमान का जो है विनायक जो है पर्यायवाची नहीं होता। देखिए नहीं वाला हमको बताना था। तो विनायक आप जानते हैं किसका होता है, ये गणेश का होता है, ठीक है। तो ये आपका गणेश, जिन्हें आप गजानन भी बोलते हैं, गणपति भी बोलते हैं, लंबोदर भी बोलते हैं, शंकर सुवन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विनायक जो है ये गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। करें कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। सही ऑप्शन हो जाएगा, करें सरदूल, उरग, बिहग या वृंद। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा बिहग। तो यहाँ पे अनकबिंदी लगा दीजिए पंछी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिहग जो है पंछी का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, करें कि तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। बताइए भी सही पर्यायवाची किसका हो जाएगा। करें पुत्र का, पुत्री का, भाई का, पिता का। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पुत्र का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा भी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अर्ध विराम का। तो अर्ध विराम का आपका सिंबल अर्ध विराम का, ठीक है, चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ एक बिंदी और तो अर्ध विराम। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है, अगला कह रहे हैं कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए भी सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्ध विराम का, ठीक है। आइए देखते हैं उपविराम किसे कहते हैं। देखिए उपविराम, उपविराम का सिंबल क्या है, उपविराम, ठीक है। तो चिन्ह है दो डबल बिंदी। देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप योजक चिन्ह जानते हैं और कोष्टक आप जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
कह रहे हैं कि दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है, तो बताना है भी दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, दुस्साहलंत, ठीक है, साधारण सा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है, बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि विराट की पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं, तो विराट की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वृंदालाल वर्मा। तो वृंदालाल वर्मा इसके लेखक हैं। अगला देखते हैं, कहना कि चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है, तो चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो किया गया, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हिंदी उपसर्ग का। जानते हैं आप चौपाई में 4 चरण होते हैं जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वाक्य आपका यहाँ शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही सी नंबर हो जाएगा, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। तो ये आपका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। देखिए यहाँ कहने तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो ये तो अशुद्ध दिख रहा है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, निंदनीय है, तो ये क्षोभजनक बता रहे हैं। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो दिन देखिए कड़े और परिश्रम यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ से एरर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भर और कड़े, ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो बताना है भी कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए वहाँ पे आपको शुद्ध बताना था, यहाँ अशुद्ध बताना है। कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, तो ये आपका शुद्ध शब्द है। तो कहने उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी सही। कहने तुम तुम्हारे घर चले जाओ, कहें कि तुम तुम्हारे घर चले जाओ, देखो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ तुम अपने घर चले जाओ तो सही होता है, तुम तुम्हारे तो गलत बैठ रहा है। चलिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अगला है, बारहसिंगा शब्द में समास है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा जाएगा, तो 12 सिंहों वाला, तो सही है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जानवर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास में जो है इसमें जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा बारहसिंगा में, ठीक है। तो यहाँ जो है 12 सिंगों वाला अर्थात एक विशेष जानवर की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है भाई, कर्मधारय समास ऐसा समास जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है और अंतिम पद संज्ञा या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जैसे नीलगाय, पीताम्बर, महासागर, ठीक है। द्वंद्व समास आप जानते हैं, जहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास आप जानते हैं, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसको आप उपसर्ग से पहचान जाएंगे, जैसे आजन्म, आ उपसर्ग हो गया, जन्म में आपका मूल शब्द हो गया, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समास आप जानते हैं 6 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, बताइए भाई कर्मधारय का समास उदाहरण। तो इसमें देखिए ढूंढिए कौन सा पहला पद जो है विशेषण है और अंतिम पद क्या है, आपका संज्ञा है, तो वही आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत पत्र। देखिए श्वेत जो है, श्वेत आपका विशेषण हो गया, पत्र आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया, तो आपका सही ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि परम आनंद में समास है, तो बताइए परम आनंद में कौन सा समास है, सही ऑप्शन हो जाएगा। परम आनंद में कौन समास है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए परम प्लस आनंद,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पीछे भी आपका विशेषण लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ परम आनंद में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है करें निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है। करें अव्ययी भाव देखो समास है कर, देखिए कर्म कारक होता है, कर्म धारण आप क्या करें द्वंद्व समास और बहुव्रीहि, तो ये आपका है, ये है देखिए कर्म कारक नहीं होता है, आपका कर्म धारय होता है, तो यहाँ कर्म कारक समास नहीं होता है। तो आप जानते हैं समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है और द्विगु समास होता है। ठीक है, तो यहाँ 6 प्रकार के समास होते हैं। तो आपका देखिए कर्म कारक कह रहा है, ठीक है, कर्म धारय होता है, तो यहाँ गलत हो गया है, तो ये पे आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए कहने कि अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, बताइए भी अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला देखते हैं अगला कहने देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फिर कह रहे हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयन के जल से पग धोए। देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जब सुदामा कृष्ण के पास बहुत दिनों बाद आए दुखी होकर, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि उनके नैनों के आंसू से ही परात भर गई और उससे उनसे ही उसको क्या किया, उनके पैरों को अपने आंसुओं से धोए। तो देखिए बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। तो आप जानते हैं जहाँ लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है भाई, यहाँ आपका सी नंबर हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मतलब कि आंसू इनके अंदर आया कि वो उनके पैर आंसुओं से धो दिए, यहाँ सी नंबर आपको सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं। बताइए भी सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। करें अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थाई भाव। तो हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं अस्थाई भाव। अगला है कहने कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। तो यहाँ आपको बताना है उदार का विलोम कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अनुदार। उदार का अनुदार विलोम होगा। अगला देखते हैं कहने कि सम्मुख का विलोम बताना है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहने कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य है। करें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा, इसमें मिश्र वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें मिश्र वाक्य है। देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, जिन वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कहते हैं यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। सरल वाक्य इन्हें कहते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे महेश पढ़ता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या है, जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक और समुच्चय बोधक जैसे परंतु, किंतु, लेकिन से जुड़े हो, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। राम जैसे राम और श्याम ने खाना खाया, वह किताब पढ़ा और सोया। तो यहाँ देखिए आपको जहाँ पर समुच्चय बोधक वाक्यों से वाक्य जुड़ा रहेगा वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, आपसे पूछता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो ये 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। कहें कि 4 वेदों को जानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है, ताना है भाई, तो 4 वेदों को जानने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्वेदी। अगला है कहें कि समरूपी शब्द अवधि का सही अर्थ है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय और अवधि की भाषा। अगला है कहने कि तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप है,
तो यहाँ पे आपको शुद्ध रूप बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए बी सही हो जाएगा। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। तो यहाँ मेरा मन लिखा है तो यहाँ पे आपका सही नहीं है। तो तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। कह रहे हैं कि अंधेर नगरी नाटक है, तो अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है कह रहे हैं कि कवि का स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कवयित्री। देखिए शुद्ध लिखने का भी आता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि अचला शब्द का पर्यायवाची है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी क्योंकि ये चलती नहीं है, स्थिर है, तो उसे अचला भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कुल देखिए इसमें 37 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न है ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।